नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी, तू तड़ाक और गाली। दरअसल राहुल गांधी पहले इनोसेंट थे। लोग कहते थे कि राजनीति में नए हैं। गांधी परिवार से लोगों की सहानुभूति थी, सहानुभूति अभी भी है, और इसके चलते राहुल गांधी की 10 अच्छाइयाँ हैं या 100 अच्छाइयाँ, उसमें 10 बुराइयाँ भी कबूल थी लोगों को। लेकिन अब राहुल गांधी जब राजनीति में परिपक्व हो रहे हैं या परिपक्व हो गए हैं, तब वो तू तड़ाक पर उतर आए हैं। वो संविधान की रक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन उनका एक्ट संविधान के खिलाफ है। वो देश की एकता की बात करते हैं, यात्रा निकालते हैं, लेकिन वो देश को जाति में, राज्यों में, भाषा के हिसाब से बांटने की बात भी करते हैं। ये क्या एजेंडा है ये तो नहीं पता, लेकिन आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि तू तड़ाक और गाली। वो कहते हैं कि मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तू 24 घंटे में युद्ध बंद कर देना। उन्होंने 5 घंटे में युद्ध बंद कर दिया। अब या तो ये बात मोदी जी ने बताई राहुल गांधी को या फिर ट्रंप ने बताई, लेकिन अगर बताई भी है तो ये भाषा नहीं हो सकती है। अगर ये भाषा है भी तो आपको उस भाषा का इस्तेमाल पब्लिकली या अकेले में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप संभ्रांत परिवार से हैं और देश के प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। नेता प्रतिपक्ष के पद पर तो आप हैं ही हैं, ये संवैधानिक पद है, और उसके बाद अगर आपका व्यवहार ऐसा है तो फिर आप तू तड़ाक करेंगे तो और आपके मंच से फिर लोग गालियां भी देंगे। अब ये राजनीति का कौन सा हिस्सा है, कौन सी धारा है, और किस युग में राहुल गांधी भारत की राजनीति को लेकर जाना चाहते हैं, इस पर तो देश या दुनिया विचार करेगी। लेकिन आज हम इसी पर करेंगे कि आखिर क्या वजह है तू तड़ाक के बाद गाली की। मुकदमे दर्ज हो गए हैं, आरोपी गिरफ्तार हो गया है और राहुल गांधी पर भी FIR हो गई है। तो हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री कमल राठी जी। हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी, और फोन लाइन पर हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये जो आप चूँकि लंबे समय से दिल्ली में हैं, आपका कार्यक्षेत्र भी दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, आपको लगता है कि जिस राजनीति की दिशा को बदलने की कोशिश हो रही है वो लोकतंत्र की राजनीति है, लेकिन उसको हम भीड़ तंत्र में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या हम इसको सही दिशा में ले जा रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन कांग्रेस, उनके समर्थक, राहुल गांधी का नेतृत्व, खड़गे जी, फिर तेजस्वी यादव, स्टालिन, ममता बनर्जी, ये देश की सियासत को किधर लेके जाना चाहते हैं? क्या बांग्लादेश की तरफ लेके जाना चाहते हैं? क्या श्रीलंका की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, या देश के लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहते हैं? आप कैसे देखते हैं बंगाल की वो घटना जिसमें उन्होंने एक भाषण में तू तड़ाक से बात की थी कि ट्रंप ने मोदी से कहा कि तू 24 घंटे में युद्ध बंद कर दे, सीज फायर कर दे, और उसके बाद उनके मंच से गाली दी गई नरेंद्र मोदी को माँ की। आपका क्या कहना है, कैसा लगता है आपको? और राहुल गांधी के शुभचिंतक और उनके समर्थक भी इसको कितना स्वीकार करते हैं पता नहीं, लेकिन एक विशेषज्ञ के नाते आपकी राय। राघवेंद्र जी, मैं थोड़ा सा समय ज्यादा लूंगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है आज, तू तड़ाक और गाली। आप देखिए, हमारे बुजुर्ग जब हम बच्चे थे तो हमें समझाया करते थे कि अगर आपका पैर फिसल जाए तो सिर्फ हड्डी टूट के आपका पीछा छूट जाएगा, लेकिन जबान आपकी अगर फिसल गई तो जान से भी जाओगे। ये उस दौर की बात है। आज जो राजनीतिक हलकों में गाली गलौज का और बदजुबानी का जो चलन है, और ये सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र तक नहीं रहा है, ये सामान्य जन में भी पनप चुका है। इसे आप ये कहिए कि जब से IT सेल का जन्म हुआ है राजनीतिक दलों में, IT सेल के नाते एक नई भाषाई जमात का जन्म हुआ है, जिसने गाली गलौज, असंसदीय शब्दों को, घृणित मीमों को और झूठी और मनगढ़ंत बातों को फैलाने के ने जन्म दिया है। इसके चलते, क्योंकि IT सेल के भरोसे राजनीतिक दल के राजनीति करते हैं, तो उन्हें ये अशिष्ट लगता ही नहीं है। आप देखिए ना कि प्रधानमंत्री की माँ, किसी भी माँ के लिए अपशब्द कहना से ज्यादा घृणित बात क्या हो सकती है। लेकिन किस तरीके से बीच बचाव के लिए राजनीतिक दल, उनके प्रवक्ता और लोग उतरे हुए हैं, ये इससे ज्यादा भारत जैसे देश के लिए, और जो शिष्टाचार के लिए, भाषाई सभ्यता के लिए, संस्कारों के लिए जाना जाता है, उसके लिए क्या विकट स्थिति होगी। सच तो ये है IT सेल का जन्म होने के बाद और बदलते दौर में कि अब बदजुबानी और बदतमीजी भाषा का मुख्य अंग बन चुका है।
असंसदीय भाषाओं की भरमार हो गई है, और उसमें एक नया तड़का लगा है कि जब से आप तो टीवी और अखबार की पत्रकारिता में आपने बहुत लंबा टाइम बिताया है, इसलिए आप इस बात से जरूर जुड़ेंगे। देखिए आजकल टीवी चैनलों पे भी, ज्यादातर टीवी चैनलों पे क्या हो रहा है कि वहां उकताए हुए मुद्दे, बेवक्त की बातें, जिसमें दोनों दल के प्रवक्ता या अनेक दलों के प्रवक्ता आपस में एक दूसरे के ऊपर बहाए, ऊपर चढ़ा के मारपीट पे उतारू, गाली गलौज, असंसदीय भाषा और बहुत उथली भाषाओं का प्रयोग करते हैं, ये बताता है कि हम किस ओर जा रहे हैं। और ये सिर्फ टीवी चैनलों तक और कहीं तक की बात नहीं। आप देखिए कि अब तो मीटिंग्स में भी, कंपनी की मीटिंग्स को देखिए, आम वर्किंग प्लेस पे आप देखिए, अकादमिक मंच देखिए, सामान्य मंच देखिए, जहां हरे सरे आम गाली और अपशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है जिसे हम बोल नहीं सकते। आजकल जी माँ बहन और यौन से जुड़ी गालियां सामान्य शिष्टाचार हो चुकी हैं राघवेंद्र जी। गाली अब त्याज्य नहीं है, अब वो एक सामान्य है, अब वो हमारी भाषा शैली का अंग ही है। इसमें आप टीवी चैनल्स को, सिनेमा को, ओटीटी को और दीजिए, जिसके चलते हालात ये हो गए कि अब तो युवाओं का नौकरी करने में अनएम्प्लॉयबल उसमें आता है, प्रोफेशन में। आप देखिए ना कि किस तरह आज नई युवा पीढ़ी है, वो भी सामान्य बातों में कितने शब्दों के बीच में इस तरह के आप गाली गलौज और तू तड़ाक की बातें बोल जाती है, कर जाती है। सार्वजनिक मंच से आजकल ये आपने देखा ही नया तरीका, सार्वजनिक मंच से भी अब राजनीतिक दलों के नेताओं को गाली देने में कोई गुरेज नहीं आता है, ना उन्हें शर्म बची है इस बात के लिए कि वो क्या बोल रहे हैं और हम क्या अपने देश की अगली पीढ़ी को सिखा रहे हैं। हालात ये है। जी, दरअसल बहुत सारी बातें आपने की, लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे निजी रूप से ऐतराज़ है कि जो आईटी सेल है वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। आईटी सेल में लोग करते हैं, जो आईटी सेल में नहीं है वो भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आईटी सेल तो कई पार्टियों में है। हर पार्टी इस तरह की बदमिजाजी, बदतमीजी और बदजुबानी नहीं कर रही है। इसमें मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, या पहले आर्ट मूवी बना करती थी, उसमें कभी कभी गाली गलौज या अपशब्द, अभद्रता की बात होती थी, लेकिन वो यदा कदा कोई सीन आते थे। वो तब फिल्मों की हम बात करें, बॉलीवुड की बात करें या ओटीटी की बात करें, लेकिन ये सार्वजनिक जीवन में स्वीकार्य नहीं है। मैं अपनी बात में सिर्फ एक चीज़ और जोड़ूंगा कि अभी एक स्टैंड अप कॉमेडी का बहुत विवादित एक मामला हुआ था, जिसमें किसी सज्जन ने कहा था कि वो अपने माता पिता के निजी जो संबंध बनते हैं उसके भी साक्षी बनना चाहते हैं। उसकी बहुत आलोचना हुई थी, बाद में माफ़ी मांगी, कुछ और भी हुआ, मैं उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन नई पीढ़ी में बहुत से लोग इस तरह की तरफ जा रहे हैं। क्या कांग्रेस उनका नेतृत्व करेगी? क्या उसको कांग्रेस बढ़ाने जा रही है? बहुत सारी बातें, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो दिशा राजनीति की, वो देश को बांग्लादेश बनाने की तरफ ले जाने की तरफ जाती हुई दिखती है, वो श्रीलंका बनाने की तरफ जाती हुई दिखती है, और हो सकता है कि कोई नया रूप ले ले। लेकिन अभी देश इन ताकतों के साथ नहीं है, इसलिए इनकी तमाम कोशिशें असफल है, निष्फल है। और जब तक देश का बौद्धिक वर्ग इसमें, मुझे लगता है कि सक्रिय, तब तक ये कोशिशें नाकाम होती रहेंगी, चाहे वो किसी भी दल की तरफ से हो। मेरे साथ रमेश जी हैं। रमेश जी, आपकी राय? जियो पॉलिटिक्स तो अपनी जगह है, वहाँ इस तरह की राजनीति, क्या ये बाहर से चीज़ भेजी जा रही है भारत की राजनीति में, सैटेलाइट के जरिए या किसी और के जरिए? क्योंकि भारत की राजनीति में ये स्वीकार्य नहीं है। लोग कितना भी किसी से नफरत करें, किसी को इस तरह की बात सार्वजनिक रूप से भी बोलना पसंद नहीं करते थे। अब तो गालियों की बात हो रही है, हत्या करने की बात हो रही है, सिर को तन से जुदा करने की बात हो रही है राजनीति में। मजहबी लोग तो कह सकते हैं, लेकिन राजनीति में किस तरह की बात हो रही है? आपकी राय? राघवन जी, अगर बाहर से भाषा आती, बाहर से जो आते हैं वो भेजती, तो वामपंथी है और कांग्रेस के अलावा भी बहुत से क्षेत्रीय दल हैं, किसी भी दल के नेता ने इस तरह की हलकट और छिछोरी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने, मेरी चौकीदार चोर है, सभी चोरों के नाम सरनेम मोदी के हैं। नरेंद्र सरेंद्र, जवानों के खून का दलाल, मौत का सौदागर, जहर की खेती, वोट चोर, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, नीच आदमी, लहू पुरुष, पानी पुरुष, असत्य का सौदागर, ये जो शब्द है ना राघवन जी, ये झोपड़ी की जो बस्तियां होती है उनके शाम के 7 बजे के बाद के शब्द है ये, यानी उनकी भाषा में ये शाम को 7-8 बजे के बाद इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन शब्दों का इस्तेमाल कितना निचले स्तर का है। दूसरी बात आपने कही कि ये बाहर से आ रही है, तो मुझे आप ये बताइए, वामपंथी सबसे ज्यादा लेफ्ट, बीजेपी के सबसे ज्यादा विरुद्ध अगर कोई विचारधारा है तो वो लेफ्ट की है, वो माओवादी हो सकते हैं,
उनकी अपनी एक अलग शैली होती है, वो वैचारिक स्तर पे अपने एजेंडे को अलग तरीके से पेश करते हैं। लेकिन जिस तरह की भाषा ये है, जिस तरह की भाषा राहुल गांधी अपमान, मतलब उनका तो ऐसा लगता है कि वो भाषा के माध्यम से नरेंद्र मोदी को जूते मार रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बंद कर रहा है, नहीं कर रहा, ये शब्द डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा होगा, ये राहुल गांधी जानता है। राहुल गांधी ने अपने स्तर पर इस्तेमाल इसलिए किया कि वो मोदी को जूते मारने के मौके तलाशते रहते हैं, और अब हाथ से जूता तो मार नहीं सकते, तो शब्दों के द्वारा इस तरह के शब्द इस्तेमाल करके मानते हैं। आप ये देखिए 2014 के बाद निरंतर जो पराजय हार हो रही है कांग्रेस की, उससे राहुल गांधी के अंदर एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन डेवलप हुई है कि उसने उसे राहुल गांधी को साइको बना दिया है। लाख प्रयास के बावजूद राहुल गांधी ट्रैक पे नहीं आ रहे भाषा के। कांग्रेस के जो लोग हैं उनसे मेरी बात होती है तो वो भी बड़े दुखी है, लेकिन राहुल गांधी को छोड़ नहीं सकते। पता नहीं राहुल गांधी में उनके लिए कैसा क्या है। तो इस सस्ती बाजारू भाषा का इस्तेमाल जिस तरह से राहुल गांधी कर रहे हैं, और कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये बात भी रहती है कि अब मेरा प्रधानमंत्री के पद या तो मुझे मिले या फिर इस देश के टुकड़े टुकड़े हो, बांग्लादेश बन जाए, ये श्रीलंका बन जाए, नेपाल बन जाए और मालदीव बन जाए, मतलब किसी तरह के से ये देश टुकड़े। आप ये देखिए राजनीतिक एजेंडे उनके, वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो स्टालिन है, उनने अपना एक अलग नैरेटिव बनाया हुआ है, वो फेडरलिज्म का। राहुल गांधी उसका भी समर्थन करने लगते हैं। किसी भी संवैधानिक निकाय पे उनका भरोसा नहीं है। पहले वो ईवीएम को लेके इलेक्शन कमीशन को निशाने पे लेते थे, अब वो वोटर लिस्ट को लेके निशाने पे ले रहे हैं। अभी आपने ही मुझे जानकारी दी थी कि वो उनके अधीर रंजन ने कहा है कि 50 लाख के करीब वोटर बांग्लादेशी लोगों को वोटर बनाया है ममता बनर्जी ने। इस मुद्दे को उन्होंने नहीं उठाया, जबकि बिहार में इसी मुद्दे पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के राहुल गांधी की सस्ती भाषा का इस्तेमाल भारत की किसी भी पार्टी का कोई भी नेता नहीं करता, सिर्फ राहुल गांधी करते हैं। और ये उम्मीद करते हैं, अब लगता तो ऐसे ही है कि वो ये उम्मीद करते हैं कि इस भाषा से प्रभावित होकर इस देश का युवा खड़ा हो जाए, उनके एजेंडे को ले ले, उनकी पॉलिसीज को स्वीकार कर ले और मोदी की सत्ता को। देखिए रमेश जी, हम उम्मीद पर आसमान टिका है। लोग खराब खेल खेलकर भी मैच जीतने की सोच सकते, तो सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो किस तरफ जा रहा है, लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, इसकी चिंता। आप किस पार्टी से हैं, आपकी पार्टी की विरासत क्या है, आप किस परिवार से हैं, उसकी विरासत क्या है, और आप क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। राठी जी, जब इमरजेंसी लगी थी देश में, इंदिरा जी ने सारे अधिकार, जो मौलिक अधिकार थे, वो सब छीन लिए थे। इसके बाद भी किसी विपक्षी नेता ने इंदिरा जी की मरने की कामना नहीं की थी, उनकी हत्या की बात नहीं सोची थी। लेकिन आप देखिए कि मोदी मर जा, मोदी की मृत्यु, उसकी हत्या, उसके बाद गाली गलौज, फिर मोदी चोर, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें देश को कहाँ ले जाएगी? क्योंकि विपक्ष में रहना कोई गुनाह नहीं है। जो आज सरकार में है वो पिछले 60 साल 65 साल विपक्ष में रहे थे। तो ऐसा नहीं कि विपक्ष में रहने की बेचैनी और सत्ता में आने की अकुलाहट आपको कुछ भी करने देगी। एक सोशल मीडिया पे आप भी बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद पगला गए थे, बोरा गए थे, और कांग्रेस या राहुल गांधी सत्ता में आने के लिए बोरा रहे हैं, इसलिए कुछ भी कर रहे हैं। किसी भी तरह से सत्ता है, ऐसा उनका एक्ट है। पता नहीं वो ऐसा सोचते कि नहीं, लेकिन जो उनका व्यवहार आचरण है वो उसी चीज़ को इंगित करता, संकेत देता है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल। हमारे जो देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति है, और अभी तक की हमारी पीढ़ी तक तो ये था कि हम अपने पिताजी के सामने खड़े होने के पहले भी 2 बार सोचना पड़ता था। अब हमारे बच्चे अब एक साइज़ का जूता हो जाता है तो वो भी 7 बराबरी पे बैठने लगे। लेकिन हमारी संस्कृति विरासत यही थी। बहुएं पर्दा रखती थी और एक तरीका था, एक संस्कृति थी घर में रहने और नहीं रहने की। ऐसे ही हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर जो भी बने, लेकिन प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद ऐसा है जिसकी अपने आप में एक गरिमा है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और वो किसी भी राजनीतिक दल का नहीं माना जाएगा। एक बार प्रधानमंत्री बन गया तो राजनीतिक नहीं माना जाता, क्योंकि पूरे देश का होता है, 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है। अगर जब हमारे प्रधानमंत्री हैं और
उम्र में भी हमसे बड़े हैं। राहुल गांधी जी हमेशा ही अधिकतर बार, मतलब 100 में 90 बार जी शब्द इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं करते हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं करते हैं। तो जी शब्द का इस्तेमाल तो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, और वही हमने बचपन से सीखा। और देश के हर आदमी ने, चाहे वो झुग्गी में रहता है, चाहे बंगले में रहता है, चाहे कहीं रहता हो, उसने ये चीजें तो अपने आप ही डीएनए में है हिंदुस्तान के जी। लेकिन जब हम ये देख रहे हैं, तो जैसे अभी का भाषण देखा, तो वो जो ट्रंप की बात की गई, तो ट्रंप जी तो जब से आपका राष्ट्रपति बने हैं वो बहराए हुए हैं। वो भारत को कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, क्योंकि एक व्यापारिक व्यक्ति है, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए वो भारत के बारे में उटपटांग बयान निरंतर जारी कर रहे हैं। वो जो 5 घंटे वाली बात है वो भी उन्हीं का बयान है, मैंने देखा है। तो वो निरंतर बयान जारी कर रहे हैं, जिसको अब कोई भी दुनिया का आदमी गंभीरता से नहीं ले रहा है, और हमारे नेता प्रतिपक्ष को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की आन बान शान की बात है। भाई उसने जो ट्रंप ने कुछ कह दिया तो हम उसको उसी ढंग से ले लें, ये कोई बहुत अच्छी बात हमारे देश के लिए नहीं है। और वो भी नेता प्रतिपक्ष, जो कि एक संवैधानिक पद है हमारे देश की गरिमा के हिसाब से। और राहुल गांधी जी के जैसी जो काम है, वो क्या होता है, 2 काम अच्छे करके अगर 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी लूज बॉल फिर देते हैं जिसमें वो 4 कदम पीछे हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली वो अपनी लाइन पे ही नहीं आ पा रहे हैं। मतलब 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 4 कदम पीछे हटते हैं, फिर 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 4 कदम पीछे हटते हैं। तो जैसे वोटर लिस्ट उन्होंने पकड़ा, तो वोटर लिस्ट तो सही पकड़ा, लेकिन उसके साथ एक चोर शब्द ले आए। तो मतलब वो एक जैसे एग्जाम्पल दें कि केक तो बहुत अच्छी बनाई, लेकिन उसकी आइसिंग खराब कर दी, और आइसिंग ही ज्यादा लोग खाते हैं, तो केक के साथ आइसिंग भी उसकी उतनी अच्छी जरूरी है। और तो आप राठी जी, दरअसल जो वोट के मामले में, वोटर लिस्ट के मामले में, ये आज से नहीं है जो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया। ये तो जब से चुनाव शुरू हुए तब से ये मुद्दा है कि वोटर लिस्ट में नाम अगर आपके गड़बड़ हैं तो चुनाव आयोग इसको सार्वजनिक करता है और कहता है कि इसमें अगर कोई आपको आपत्ति है, दावा है, तो प्रस्तुत करिए, सुधार हो जाएगा। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। नहीं, नई बात नहीं है। ठीक है, चुनाव आयोग की कई कमियां होंगी, मैं उस कमियों पे अपन आज विषय नहीं है जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे अभी उनने यात्रा निकाली, तो यात्रा में चोर शब्द की जगह अगर वोटर को जागरूकता का लाते, आज 30-40% वोटिंग पे देश में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है, तो हम ये लाते कि भैया जागरूक हो, लोग वोट करें अधिक से अधिक, लेकिन तो वो एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट होता। उसकी जगह हम चोर शब्द इस्तेमाल करना, और वो भी मतलब एक संवैधानिक पद के लिए या किसी के लिए भी करना। राठी जी, यही तो मानसिकता है। ये जो मानसिकता आपकी कुत्सित मानसिकता है, ये देश को नीचा दिखाने की मानसिकता है, राजनीति में गंदगी फैलाने की मानसिकता है। इसी पर हम आज बात करें कि भाषा जो है आपकी वो कैसी है। नागेंद्र जी, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि, मैंने कहा कि 24 घंटे में युद्ध विराम करो, हो गया। इसी को राहुल गांधी कहने लगे। अब उन्होंने तो ये भी कहा था कि ये जो सारा मामला है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, ये भी ट्रंप ने कहा था। राहुल गांधी ने उसको भी उठा लिया था कि मैं तो बोलता हूं, ट्रंप और मैं मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड है, एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। आज ही आंकड़ा एक आया है कि भारत की जीडीपी 7.8% है। ये पिछली तिमाही से भी ज़्यादा आ गई है। पिछले 5 जो तिमाहियाँ थी उससे भी ऊपर है। अब ट्रंप साहब ने कहा कि डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड है। मैं तो पहले से कह रहा हूँ, आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। तो भारत का बुरा चाहते हैं आप, और बुरा चाहने वालों के साथ आप खड़े हो जाते हैं। ये बताता है कि आप किस तरह की मानसिकता में जी रहे हैं। एक अंतिम बात, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो कोई सच्चा भारतीय नहीं कर सकता। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, देश की जनता आपको खारिज कर रही है। ये राहुल गांधी की नौटंकी शुरू हुई थी संसद में भाषण देने के बाद। उन्होंने वो भी संविधान की व्यवस्था को तोड़ा जो मर्यादा थी। वो प्रतिपक्ष से की लाइन से निकलकर सत्ता पक्ष की तरफ जाते हैं, प्रधानमंत्री के निकट पहुंचकर उनको गले लगते हैं और आंख मारते हैं। यहां से जो उन्होंने ट्रैक छोड़ना शुरू किया है, तो वो गाली गलौज और तू तड़ाक तक आ गए। भगवान करे कि ये स्थिति जो बन रही है वो रुक जाए यहीं पर, और यहां से सुधार की शुरुआत हो। ये हमारी कामना है। लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है, राहुल जी के लिए भी अच्छा है, और देश के लिए भी अच्छा है। आपकी राय बहुत छोटी सी। देखिए राघवेंद्र जी, आजादी के बाद से कांग्रेस सत्ता से इतनी दूर कभी भी नहीं रही जितनी अब रही। ये कांग्रेस की मतलब उकलाहट है, और
कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस के नेताओं जी। को, कि हम सत्ता से इतनी दूर कैसे रह गए। इसके चलते गाहे बगाए ये केन प्रकार वो नए नए नैरेटिव घड़ते हैं, और नैरेटिव घड़ने की सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि उन्हें जमीनी हकीकत से, वो रणनीतिकारों के सारे जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं है वो, इसलिए वो ऐसे नैरेटिव घड़ते हैं जो फेक साबित होते हैं। मैं 1 मिनट रुकूंगा भाषा- आपको। नागेंद्र जी, जमीनी हकीकत से रूबरू है ये कहना अब गलत है कि राहुल गांधी जमीनी सच्चाई नहीं जानते या वो बहुत भोले हैं। उन्हीं की पार्टी के अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में कहा है कि वहां भी ममता बनर्जी ने 35-40 लाख वोट चुरा लिए हैं। तो क्या राहुल गांधी को बंगाल नहीं जाना चाहिए? वहां खामोश है, उनकी पार्टी के आदमी ने कहा है। तो ये आपके दिमाग में बताता है कि हमको देश को बदनाम करना है और अव्यवस्था और अराजकता लानी है किसी भी तरह से। जी राघवेंद्र जी, पिछले 10 सालों में कांग्रेस के बहुत सारे बुजुर्ग और अनुभवी नेताओं ने उन्हें बहुत अच्छी अच्छी सलाहें दी हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि वो रणनीतिकारों के कोर ग्रुप है जो उन्हें शायद सलाह देता होगा, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ। जी और फिर आईटी सेल है, वो उसकी डिपेंडेंसी पे ज्यादा है। आप ये देखिए ना कि चोरी शब्द या चोर शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको कहीं कोई त्रुटियां लगती है, कोई खामियां लगती है, कोई गड़बड़ियां लगती है, तो आप संवैधानिक रास्ता कोर्ट तक जाइए, या आप मुख्य विपक्षी दल होने के नाते उनपे सवाल पैदा करिए, लेकिन भाषा शैली और शिष्टता को तो ध्यान रखना चाहिए आपको। आप चोरी, और उसमें भी वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोट चोरी का मतलब क्या है? इस देश का संविधान एक अरबपति को और एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति को भी जो एक ही लाइन पे खड़ा करता है, वो करता है कि वोट का अधिकार दोनों का समान है, दोनों एक ही वोट दे सकते हैं। ना अरबपति को 2 वोट देने का अधिकार है, ना निर्धन को 2 वोट देने का अधिकार है। ऐसे में आपने वोट चोरी कह के सबसे बड़े जो अधिकार है उस पर आपने शंका पैदा कर दी। ये गिरती भाषा शैली का ही तो सबसे बड़ा नमूना है कि बदजुबानी, बदतमीजी, गाली गलौज हमारी नई भाषा शैली है। मैं यहाँ पर कहूंगा कि ये बदजुबानी नहीं है, ये देश के खिलाफ षड्यंत्र है। ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा कि ये वोट चोरी हो रही है। देश के भीतर सरकार जो चुनी गई है, वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो कौन सी सरकार है? गैर कानूनी सरकार, क्योंकि वोट चोरी करके चुनी गई है। संविधान में चुनाव कराने वाला चुनाव आयोग भी भाजपा का एजेंट है। तो ये सोची समझी साजिश है। ये इसको आप भोलापन या वो मत कहिए कि जानकारी नहीं है। बहुत छोटी टिप्पणी, समय खत्म हो रहा है। जी जी जी, नहीं, मैं इसे भोलापन कतई नहीं मानता। जी, मैं कह रहा हूँ ना कि उनकी तो ताहट ऐसी है कि उन्हें तो ये केन प्रकार कांग्रेस से ये सहन नहीं हो रहा कि वो सत्ता से इतनी दूर रह कैसे। उसे सत्ता जल्दी से जल्दी सत्ता में आने की जल्दबाजी। बिल्कुल। लेकिन नागेंद्र जी, सत्ता में पहुंचने का ये रास्ता नहीं है। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है या स्टेशन जाना है तो आपको उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा। ये रास्ता तो आपको राजनीति के बियाबान में ले जाएगा। देश में कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकार है, इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कांग्रेस के जो लोग हैं उनको प्रभु सद्बुद्धि दे, यही हम कह सकते हैं। रमेश जी, आपकी कोई टिप्पणी इस पर? राघवेंद्र जी, जिस तरह ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा भारत की अर्थव्यवस्था को, राहुल गांधी ने उसे लपक लिया है। राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको ज्यों को त्यों भारत में उनका बयान देकर उनको कर देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये जो सीज़फायर को बयान देते हैं, तो वो बहुत कुछ संभावना ये है वो राहुल गांधी को मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं कि डेड इकोनॉमी का हो चाहे सीज़फायर का हो, कि मैं तुम्हें ये मुद्दे दे रहा हूँ, तुम उठा के मोदी को टारगेट करो। राहुल गांधी भाई कांग्रेस जो पाकिस्तान के बयानों को भी लेकर टारगेट कर रहा है, चीन के बयानों को भी टारगेट करते हैं, वो खालिस्तान के बयानों को लेकर भी टारगेट करते हैं। तो ये सब जो विदेशी बयान है, देश मतलब देश को तोड़ने वाले, देश का नुकसान करने वाले, वो पूरे बयान गोद ले लेते हैं राहुल गांधी। बिल्कुल। राठी जी, सवाल यही है कि जो बात रमेश सिंह जी ने की है, वहां से लेकर उनके अपने साथी स्टालिन जो 80% हिंदुओं को खत्म करने की बात करते हैं, राहुल गांधी उनके साथ खड़े हुए हैं। उसमें देश नहीं टूट रहा उनके लिए, समाज में वैमनस्यता नहीं आ रही। लेकिन अगर कोई दूसरा काम करेगा तो उनको बहुत उसमें गंदगी दिखती है। ये नज़र का दोष है कि उनके दिमाग में कोई दोष है? आपकी छोटी सी टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल उनके नज़र या दिमाग में क्या दोष है, इतने जिस लेवल पे वो हैं शायद बहुत ही अलग चीज़ है, हमारी कल्पना के परे है। लेकिन जो आम आदमी को उनकी सोच दिख रही है वो अच्छी नहीं है। अब जैसे ट्रंप ने एक जो 50% टैरिफ लगाया है, 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, उस पर जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारे राजनीतिक दल एक होकर उनने उस समय कहा कि हम सब प्रधानमंत्री के साथ हैं, देश के साथ हैं।
आज इस बात पे अगर वो पूरे देश के साथ होते और पूरे देश के ट्रंप के खिलाफ खड़े होकर कोई एक बयान देते तो पूरे कई मतलब वही फिर 2 कदम आगे चलने की व्यवस्था बनती उनकी। आप तो इस बात पर सबको हैरत होगी कि आखिर वो ये क्यों नहीं कह रहे कि ट्रंप ने 50% टैरिफ ठीक लगाया। ये उनके मन में होगा लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इससे आलोचना शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं मन में खुशी होगी, इसलिए तो ट्रंप के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे। ट्रंप के खिलाफ नहीं खड़ा होना ये भी बताता है कि हम ट्रंप के पक्ष में हैं। 2 चीज़ें हैं, या तो हम खिलाफ बोलें या मौन हो जाएं। ये मौन भी ट्रंप के पक्ष में जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज चर्चा के लिए सिर्फ ये था कि राहुल गांधी तू तड़ाक और गाली देने वाले पर मुकदमा हो गया। राहुल गांधी का मंच था, उन पर भी मुकदमा FIR हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये स्थितियां सुधरेंगी और बदजुबानी कम से कम खत्म ना हो, लेकिन कम जरूर होगी। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं। नागेंद्र जी आपका साधुवाद, राठी जी आपका बहुत धन्यवाद और रमेश सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।